टाइटल देख के तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ना कि क्या अचानक से ऐसा लिख रहा है कि क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमी डूबने वाली है। तो आज ना कुछ पॉइंटर्स आपको बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम एक इस तरह के लूप में फंस गए हैं ना, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ आवर एसेट्स, कि अब इस लूप से निकलने के लिए इस लूप को पूरा खत्म करना पड़ेगा। मतलब देर इज नो अदर वे आउट, और एल्स हम इस लूप में चलते रहें जीवन भर के लिए या फिर जनरेशंस एंड जनरेशंस के लिए। तो डिटेल में समझाऊंगा अपने जो भी मार्केट रिलेटेड या जो लोग को भी इन्वेस्टिंग वगैरह इकोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट होता है उन लोगों को जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, ताकि क्या हो कि ठीक है, जितना नॉलेज स्प्रेड हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें मैं भी मिस कर रहा हूँ जो आप ऐड ऑन कर सकें, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पढ़ूंगा कमेंट सेक्शंस को डिटेल में, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ठीक है, काफ़ी लोग नॉलेजेबल होते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन भी डालते हैं। तो लास्ट 2-3 सालों से आप लोगों ने एक ट्रेंड नोटिस किया था कि पहले जो सिचुएशंस चलते थे कि क्रूड बढ़ता था तो मार्केट्स गिरते थे, या गोल्ड बढ़ता था तो मार्केट्स गिरते थे, मार्केट्स भी बढ़ते थे तो गोल्ड और क्रूड स्टेबल एसेट जो होते थे वो कम होते थे, या लोग पैसा रिस्की एसेट्स में फ्री वाले पैसे लगाते थे, एक्सपेंसिव पैसे नहीं लगाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक्स भी बढ़ने लग गए, गोल्ड भी बढ़ने लग गए, क्रिप्टोज भी बढ़ने लग गए, लैंड के प्राइसेस भी बढ़ने लग गए, मतलब रियल एस्टेट अलग लेवल पे चला गया, इंडिया में तो अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला गया है। एंड हर जगह यही सिचुएशन हो गया, यानी कि हर एसेट जो इन्वेस्टेबल था वो इन्वेस्टमेंट करने के लेवल से बाहर जा चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, इंडियन मार्केट सस्ता दिख रहा है, फिर वही बात हो गई। लास्ट 1 साल से हम वहीं पे हैं ना, अगर सस्ता होता तो सब कर रहे होते ना इन्वेस्ट, नहीं कर रहे हैं ना, राइट। तो हम लास्ट 1 साल से वहां पे हैं, कोई रीजन ही है ना उसका, क्योंकि वो सस्ता नहीं है। अभी मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में जा चुका है और ये कुछ दिन और चलेगा। नहीं आते हैं उस पर डिटेल में, दूसरा चीज डिस्कस करते हैं। हो के क्या रखा है दुनिया में कि, अच्छा एक चीज और, अभी यूएस को भी अपने जो उनके डेट है ना उसको वो रिडीम करने वाला है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ये साइकिल के शुरुआत पे जाते हैं, और आपको फिर डिटेल में समझ में आया कि हुआ कैसे। जब 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो दे जस्ट रियलाइज्ड कि मार्केट्स एक ऐसे जोन में हैं जहां पे मार्केट्स को बचा के रखने के लिए यू नीड मनी टू पंप इन, और एल्स स्टॉक मार्केट इतना क्रैश करते जाएगा कोई हिसाब नहीं बचेगा। तो वो पैसा लाने के लिए क्या किया गया, मार्केट्स को स्टेबल करने के लिए बैंक्स को पैसे दिए गए, इंस्टीट्यूशंस को पैसे दिए गए। वो पैसे इवेंचुअली डाउन द लाइन मार्केट में टर्न होके आए। ओके, मार्केट में आ गए वो पैसे। नाउ चूंकि लोगों को ये दिखने लगा अच्छा मार्केट्स गिरते हैं तो फिर बढ़ जाते हैं, तो ट्रेंड क्या बन गया कि मार्केट्स गिरेंगे फिर बढ़ेंगे, गिरेंगे फिर बढ़ेंगे, गिरेंगे फिर बढ़ेंगे। अब ये बार बार मार्केट को बढ़ाते रहने के लिए तो नया पैसा पंप इन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई स्टॉक अगर आज से 5 साल पहले 100 रुपए का मिल रहा था तो उसको उसका 5 स्टॉक खरीदने के लिए 500 रुपए लगते, आज वो एक स्टॉक खरीदने के लिए 500 रुपए लग रहे हैं। बट उस समय भी 5 स्टॉक के बाहर थे, आज भी 5 स्टॉक के बाहर है, तो 500 रुपए के बदले आज 2500 हो गया। तो ये दो रीजन से हो सकता है, या तो पैसे बढ़ गए, राइट, या वैल्यू ऑफ मनी डिप्रिशिएट कर गया। पैसे बढ़ गए टू एन एक्सटेंट, आप अपने लिए इमेजिन कर सकते हो कि हो सकता है आपकी अर्निंग बढ़ी हो, बट सबकी अर्निंग नहीं बढ़ी है ना। तो पैसे सब बढ़ गए हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए हो सकता है नो डाउट, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हुआ क्या है कि वैल्यू ऑफ मनी हैज एक्चुअली डेप्रिशिएटेड। तो मान लीजिए कोई चीज हम पहले जो 100 रुपए का लेते थे, आज भी हम 100 का ही ले रहे हैं, बट वो 100 एक्चुअली हमको पे 200 करना पड़ रहा है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी हैज एक्चुअली डिक्लाइंड, एंड इट हैज नॉट हैपेंड ओनली इन इंडिया, इट हैज हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि हुआ क्या कि ये स्टार्ट किसने किया, स्टार्ट तो यूएस ने ही किया, राइट। क्योंकि यूएस ने क्या किया, उनकी कंट्री का जो इन्फ्लेशन था, क्योंकि दुनिया में सब चीज डॉलर डिनोमिनेटेड है,
आप माने या ना माने, बट एट द एंड हर चीज का कन्वर्जन लोग डॉलर में ही करके देखते हैं। ठीक है, तो यूएस क्या करने लगा कि उसका जो खुद का इन्फ्लेशन था वो दुनिया को एक्सपोर्ट करने लग गया। अगर आप नॉमिनल टर्म्स में चेक करेंगे तो आज से 5 साल पहले भी जो आईफोन लॉन्च होते थे वो $800 में ही यूएस में होते थे। आज भी $800 में ही यूएस में लॉन्च होते हैं। बट उस $800 की वैल्यू आईएनआर में लें, आप पाकिस्तानी रुपीस में लें, यूरो में लें, या पाउंड में लें, या जापानीज येन में लें, जो $500 या $800 उस आज से 5 साल पहले थे उससे ऑलमोस्ट डबल होके बैठा हुआ है आज के डेट में। तो वहां पे वही प्रोडक्ट वही प्राइस पे आज भी अवेलेबल है, बट बाकी दुनिया के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो टेक्निकली द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ यूएस इन्फ्लेशन या यूएस ड्रिवन इन्फ्लेशन ऑन देयर होम कंट्री। अगर आप जाके चेक भी करेंगे ना डेटा वगैरह तो आपको दिखेगा कि यूएस में ऐसा नहीं है कि वहां पे अर्निंग्स बढ़ गई हैं लोगों की। जो मिनिमम वेज रेट पर आवर जो उनका होता था उसमें लास्ट 10 साल में हार्डली 15 से 20% का ग्रोथ है। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं था, लोगों के पास पैसे बढ़ गए हैं ऐसा बात नहीं है। बट हुआ क्या कि उसने क्या देखा कि हमारे पब्लिक को पता ही मत चलने दो कि इन्फ्लेशन नाम कोई चीज है। तो हमारे लिए कोई चीज $100 की थी तो आज भी $100 की ही है। बट उस $100 की वैल्यू दुनिया में पहले ₹50 थी। आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो 55, 56, ₹60 तक में डॉलर मिलता था। आज वो ₹90 हो चुका है। तो 50% बढ़ गया। तो यानी कि आप जो नॉर्मल कोई भी चीज खरीदते थे, अब आप कहेंगे सर हमको डॉलर से क्या मतलब है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया में जो वर्ल्ड ट्रेड चलता है ना वो इस बेसिस पे चलता है कि अगर मैं ₹100 बेच के इंडिया में मेरे को मिलेगा और मेरे को अगर ₹120 मिलने वाला यूएस में बेच के, तो मैं यूएस में ही बेचना प्रेफर करूंगा। तो दुनिया में जो ट्रेड चलते हैं ना वो इस रैशनल पे ही चलते हैं। अब ये सब के कारण हुआ क्या, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रह गए। जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज थी लाइक चाइना, रशिया, यूरोप, इंडिया टू एन एक्सटेंट, ये सब इकोनॉमीज तो सस्टेन कर गई। बट बाकी सारी इकोनॉमीज आपको पता ही दुनिया के ऑलमोस्ट हर इकोनॉमी का हाल बुरा है। मैं टॉप 20 इकोनॉमीज पकड़ लूँ दुनिया की तो वो सब अपने आप को संभाल चुके हैं, क्योंकि दे ऑल्सो रियलाइज ओके ये इस तरीके से यूएस इज ट्राइंग टू प्ले द गेम। तो दे ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर डॉलर रिजर्व, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व। अब जब ये चीज कर रहे थे तो डॉलर रिजर्व जब बढ़ा रहे थे तो डॉलर की डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ रही थी। अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो बाई सेल मैकेनिज्म है। अब बाई सेल मैकेनिज्म अगेन वही चीज की कोई चीज में बाइंग प्रेशर है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो वही चीज अभी हो गया कि डॉलर के प्राइस और बढ़ते गए। सेम चीज गोल्ड के लिए हुआ। एवरी कंट्री स्टार्टेड पेगिंग देयर मनी। देखिए रशिया वाला जब इंसिडेंट हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर, उस समय क्या हुआ कि रशिया के जो फॉरेन एसेट्स थे सबको फ्रीज कर दिया गया। रशियन रूबल एक दिन में 100% क्रैश कर गया, ₹80 से ₹150 चला गया एक दिन में। तो वहां की गवर्नमेंट को यह समझ में आया कि यार इसको करेक्ट कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें वॉज वन ऑफ द वे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वहां की क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये कहा, उस समय जो भी गोल्ड का रेट चल रहा था उन्होंने कहा कि मेरा 1 ग्राम गोल्ड के अगेंस्ट इतना रूबल का दाम है। कोई भी दुनिया में अगर चाहे तो हमको आके इतना रुपए का रूबल दे, हम इतना गोल्ड उसको दे देंगे। तो उससे क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट रूबल गोल्ड के वैल्यू के बराबर पहुंच गया। नाउ गोल्ड इज ट्रेडेड एंड डिटरमाइंड इट्स प्राइस फ्रॉम लंदन। ठीक है, जिसको हम एलएमई बोलते हैं, लंदन मेटल एक्सचेंज। ठीक है, तो वहां से उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। अब कोई चीज का रेट उसी के रेट के पैरेलल में रूबल में अगर रशिया देने लग गया तो बाय डिफॉल्ट रूबल का डिमांड भी उसी तरह बढ़ गया। तो हुआ क्या कि जो ₹150 तक शूट कर गया था वो रूबल वापस से वही 80-90 वाले जोन में चला आया जहां पे उनकी करेंसी स्टेबलाइज थी। नाउ आप इमेजिन करिए कि जिसने भी ये डिसीजन लिया सबको ये पता था फिजिकल गोल्ड लेने लोग आ जाएंगे, भले रशिया बेच रहा हो चाहे कोई भी बेच रहा हो। राइट, तो लोग गोल्ड लेने को पहुंच गए।
तो उससे हुआ क्या कि रूबल का एक रेट एक पॉइंट पर डिटरमाइन हो गया। हाँ, वो पॉलिसी उन्होंने बंद भले कर दी कुछ दिन के बाद, लेकिन उस समय उनकी करेंसी को उन्होंने स्टेबल कर दिया। नाउ एवरी अदर कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, ऑल द मेजर कंट्रीज आर नाउ अगेन फेसिंग द सेम थिंग कि उनको यूएस बुली कर रहा है। दो उपाय है, या तो आप उनसे बुली हो जाइए या अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। जैसे इंडिया के पास अच्छा खासा 600 $650 बिलियन का रिजर्व्स है, विच इज सफिशियंट फॉर आवर इंपोर्ट बिल ऑफ से 1 ईयर। एक महीने का हम 60-70 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, 10 महीने 11 महीने का हम चला लेंगे, उससे उतना हमारा सफिशियंट रिजर्व्स हमारे पास है। अगर हमारा कोई इनकम ना भी आए तो आते रहे इनकम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर ना भी आए तो हम मैनेज कर लेंगे, वो वाला सिचुएशन हो गया, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। अगर आप सोच रहे हैं तो एक्चुअली इट इज अ गुड थिंग टू हैव। अब यहां से सिचुएशन कहां बदल गया, बदल ये गया कि यूएस ने सब कुछ कर लिया, सारा हथकंडा अपना लिया। उसने ये सोचा कि अब तो पूरी दुनिया झुकी जाएगी, बट वो करते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां पे उसका 25% ऑफ देयर ट्रेजरी बैक्ड लोन्स। देखिए, यूएस का जो लोन है ना, वो एक्चुअली यूएस को पे नहीं करना है, उसका लोन यूएस फेड से ही है, तो वो उसको पे नहीं करने वाला है, वो वापस यूएस फेड से लोन लेके उसको पे कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि जो लोन्स के जो वो मेच्योरिटी है विद इन 1 ईयर वो 9-10 ट्रिलियन का आ गया। अभी 9-10 ट्रिलियन का मतलब ये होता है कि जापान, इंडिया, जर्मनी जैसी 3-4 इकोनॉमी जितना, पूरा इकोनॉमिक साइज जितना रिडेम्पशन आ गया है विद इन 1-1.5 ईयर्स। अच्छा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो कमजोर करने में लगा था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो कमजोर करने में लगा। उसके बाद अब उसके पास रशिया के पास पैसे बचे नहीं है, ठीक है। जापान, अब जापान पहले जीरो इंटरेस्ट रेट पे था, तो लोग यूएस के बॉन्ड्स बाई कर लेते थे 2-3% पे कि चलो कुछ तो मिल जाएगा। चाइना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ठीक है। तो अब बायर उनका बचा कौन फिर? तो ये करते 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 अब इस सिचुएशन में पहुंच गया कि उनके पास वो बॉन्ड्स को रिडीम करने का पैसा नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा कि टैरिफ टैरिफ का गेम खेल लेते हैं। टैरिफ टैरिफ का गेम से उन लोगों के ऊपर टेक्निकली बैकफायर ही वो कर गया। कुछ आया तो कुछ नहीं है, आया मतलब एज पर ट्रम्प बहुत कुछ आया है, बट एक्चुअली में सच बताए तो उससे कुछ आना नहीं है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में दिखाई भी दे देगा, लॉन्ग रन में कुछ नहीं आना है उससे। मान लीजिए 1-2 ट्रिलियन आ भी गया, 10 ट्रिलियन का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। अब फिर इसको ये समझ में आया कि अब इसका नया वे आउट क्या निकाले, तो ये अब ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। अब ये लोग जो ट्रैप हो चुके हैं उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यूएस इज सपोज टू बी द होल्डर ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व, ठीक है। तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने दे रहे हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में क्या हो गया, गोल्ड में एक प्रॉब्लम ये हो गया कि लोगों ने सोचा कि ये कितना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे कि इनिशियली नियर मंथ में शॉर्ट कर रहे थे, नेक्स्ट मंथ में, फार मंथ में लॉन्ग कर रहे थे। वो करते 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 कुछ दिन तक तो रोल ओवर इन लोगों ने किया, बट उसके बाद इनको ये समझ में आया कि नियर टर्म ट्रेंड बुलिश है। इन्होंने सोचा चलो लॉन्ग टर्म बेरिश हो जाएगा, तो फिर ये लोग क्या करने लग गए, नियर टर्म में लॉन्ग करने लग गए, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट करने लग गए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि नियर टर्म में लॉन्ग का बेनिफिट तो मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में जो शॉर्ट था वो शॉर्ट खटते जा रहा है, खटते जा रहा है, खटते जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कितना काटोगे आप। और जब इस तरह का हेज ट्रेड लिया जाता है और अगर डायरेक्शन पॉज ना मिले तो पैसा नहीं बनता है। हाँ, आपका लॉस नहीं होगा बट आपका पैसा भी नहीं बनेगा। तो गोल्ड के ट्रेडर्स वहां पे फंस गए। अब इन्होंने गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लेट करके ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां पे अब एडिशनल एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। एडिशनल प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है कि जैसे ही अब गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे, दुनिया की जो बाकी करेंसीज हैं वो वीक होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हर कंट्री ने गोल्ड रिजर्व्स खरीदे और उनको ये हायर रेट्स पे खरीदने पड़े। अब चूंकि उन्होंने हायर रेट पे गोल्ड खरीद लिया है तो उनके वैल्यू टर्म्स में उनको उतना गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा।
अब उतना गोल्ड जब वो मेंटेन करने जाएंगे उसके लिए उनको अपनी करेंसी थोड़ी सी डिवैल्यू भी करनी पड़ सकती है, या नेचुरल कोर्स में थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन होने देना पड़ेगा। तो अभी आईएनआर का भी आपने नोटिस किया होगा, अचानक से 81 82 से 88 तक छूट डाउन आ गया, 89 अभी ऑलमोस्ट आ गया। क्यों हो गया? क्योंकि आरबीआई ने भी बहुत हाई रेट पे गोल्ड खरीदे। अब गोल्ड का प्राइस अब यहाँ से और थोड़ा करेक्ट अगर हुआ तो इनको बाय डिफॉल्ट इनकी करेंसी को डिप्रिशिएट करने के लिए छोड़ना पड़ जाएगा। तो अब अगेन करेंसी डिप्रिशिएशन जैसे ही आएगा तो हमारी इकोनॉमी मरने लगेगी इन्फ्लेशन के चक्कर में। अब यूएस बेचारे, यूएस वाले अपना सोचते रहेंगे कि उनका कुछ हो जाएगा अच्छा, बट इसमें उनका अच्छा कुछ हुआ नहीं। अब गोल्ड यहां से करेक्ट करने गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगने वाली है, और गोल्ड नहीं करेक्ट करा तो यूएस की लग जाएगी। क्योंकि गोल्ड अगर इस तरह का रिटर्न देते रहा तो इनका ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगा कौन? क्योंकि देखिए, रिस्की एसेट्स का पैसा अलग होता है, वो रिस्की इन्वेस्टर्स रिस्की ट्रेडर्स लगाते हैं, बट स्टेबल इनकम स्टेबल एसेट्स वाले ट्रेडर्स भी होते हैं, वो लोग हमेशा यूएस के बॉन्ड्स गोल्ड वगैरह ये सब में लेते थे। अब गोल्ड इतना रिटर्न दे रहा था, उस समय उनको बॉन्ड इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे। चलो मान लेते बॉन्ड इन्वेस्टर मिलने लग गए, इतने कम रेट में बॉन्ड खरीदे आप। तो अब इन लोगों ने एक नया टेक्निक यूज करने का सोचा है। ये लोगों ने क्या प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, यूएस बैक्ड स्टेबल कॉइन्स बता देंगे कि ओके ये स्टेबल कॉइन्स यूएस बैक्ड है, या फिर जो कंपनी ऑलरेडी यूएस डॉलर बैक्ड अपने वो दे रहे होंगे स्टेबल कॉइन्स, उनको हम अलाउ कर देंगे विद ए सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो पहले तो इन लोगों का बात है कुछ कंडीशंस वगैरह कैसे करेंगे, उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या देखा कि भाई एक काम करते हैं, इतना बड़ा क्रिप्टो का मार्केट बनी गया है, सीधा ये मैंडेट कर देंगे कि सारा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टेबल कॉइन होना चाहिए। तो लोग भी स्टेबल कॉइन खरीदेंगे, यूएसडीटी यूएसडीसी लोग खरीदेंगे और उसके थ्रू क्रिप्टोज करेंगे, तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मोस्टली मार्केट में, इंडिया छोड़ दीजिए, इंडिया में आईएनआर डिपॉजिट होता है, मतलब डेल्टा पे अगर आप करें या फिर उस पर करें तो, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक्चुअली में वो यूएसडीटी खरीद के करना पड़ता है। तो दुनिया में ऑलरेडी ये मैकेनिज्म चल रहा है, तो किसी को मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होगा नहीं। और यूएसडीटी जिसकी कंपनी थेथर है, या फिर यूएसडीसी जिसकी कंपनी सर्कल है, उन पे मैंडेट वो डाल देंगे कि तुम्हारे पास यूएसडीटी तुमने जितना इशू करके रखा है उतने रुपए का तुमको यूएस का बॉन्ड्स खरीदना पड़ेगा। तो 2-3 ट्रिलियन उनके प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गया। तो अब इनका जो स्टेबल कॉइन का एक्ट आ रहा है उसमें मोस्ट लाइकली यही आ रहा है कि ये लोग सारा के सारा अपना यूएस डीटी और यूएसडीसी के अगेंस्ट अपने बॉन्ड्स को परचेज करने कहेंगे। ठीक है, उससे 2-3 ट्रिलियन। अच्छा, अब इनके बॉन्ड्स लोग वो लोग खरीदेंगे क्यों? बात समझिए कि जो स्टेबल कॉइन्स इशू कर रहा है, ठीक है, उसको भी तो ये दिख रहा है ना कि चलो गवर्नमेंट ने मेरे को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है तुम कर सकते हो, तो वो जितना चाहे उतना लॉन्च कर सकता है, और उसके अगेंस्ट उसको एक इन्वेस्टमेंट करने बोला जा रहा है जो अगेन 3-4% यील्ड तो करेगा। अब दुनिया नहीं खरीदेगी यूएस बॉन्ड्स। क्यों नहीं खरीदेगी? क्योंकि 2-3% रिटर्न के लिए कौन खरीदने वाला है? राइट? आप एफडी करने जाते हैं क्या? कुछ लोग अभी भी करते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट वापस जब 5-6% हो जाएगा तो कौन एफडी खरीदने वाला? कोई नहीं खरीदने वाला। लेकिन यूएसडीटी तो, या फिर आईएनआर का जो मान लीजिए स्टेबल कॉइन आएगा, वो तो खरीदेंगे आप, अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर करना हुआ और इट इज बैक्ड बाय स्टेबल कॉइन, तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। ऑलरेडी वो 4-5 ट्रिलियन का मार्केट हो चुका है, तो जिसको भी खरीदना होगा उसके अगेंस्ट इसको ये चाहिए रहेगा। फंस गए यहाँ पे लोग। अब उतना अमाउंट, उतनी क्वांटिटी का आप समझिए कि बॉन्ड्स परचेजेस करने वाले बायर्स मिल गए एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट। तो अगर मान लीजिए 10 ट्रिलियन का प्रॉब्लम है, अगर 2-3 ट्रिलियन यहाँ से सॉल्व हो जाता है तो 25% प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, 1-1.5 ट्रिलियन सॉल्व हो जाएगा इनका इससे। एंड प्लस कुछ तो डेट डेट रखेंगे ही लोग अपने उसमें पोर्टफोलियो में। तो इन्होंने ये तरीका निकाल दिया जिससे कि इनका इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। बट मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आप हमेशा आपका पॉलिसी यही रहेगा कि दुनिया बर्बाद हो जाए सिर्फ मैं आबाद रहूं, तो एट द एंड कभी ना कभी ये ऐसा दिन आएगा जिस दिन
आप बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी करंट जो सिचुएशन होके रखा है ना, वो यही सिचुएशन होके रखा है कि अभी पूरी दुनिया अपने आप को सेफगार्ड करने में लगी हुई है और बैंड बज के रखा हुआ है इनका, बुरी तरीके से। और इनका आज भी वही फिलॉसफी है कि हम पूरी दुनिया का बैंड बजा के रखेंगे। अब देखिए, पॉइंट ये है कि दुनिया का आप बैंड कैसे बजाओगे, आपका खुद का तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो पहले जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कहा जाता था, आज भी हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए हो, बट अब वो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम एक्चुअली कोई ग्रेट अमेरिकन ड्रीम बचा नहीं है। और उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि इस तरह की जो इन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह अपनाई, उस पॉलिसीज़ से पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो गई। अब ये सब होते हुए इकोनॉमी में दुनिया में क्या अब होने वाला है, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया है कि अब हर एसेट क्लास में एक बबल क्रिएट हो चुका है। आप क्रिप्टोस की बात करें, आप गोल्ड सिल्वर की बात करें, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, आप कोई भी चीज़ की बात करें, एक बबल फॉर्म ऑफ क्रिएट हो चुका है। और डेट अब नॉन इन्वेस्टेबल जोन में जा चुका है क्योंकि इतना कम इंटरेस्ट रेट है। तो टेक्निकली कोई भी एसेट इन्वेस्टमेंट क्लास अभी के टाइम पे फिजिबल ही नहीं बचा है। और रियल एस्टेट का तो हाल आप लोग सबको पता ही चल ही गया होगा कि जो टॉप इन द लाइन जो 5 करोड़ 10 करोड़ वाले फ्लैट्स है ना, वो सारे बिक जाते हैं। बट जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ वाले जो इन्वेंट्रीज हैं, वो नहीं बिक रहे हैं क्योंकि बायर्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? खरीदने वाले ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। जिसके पास है उसके पास बहुत है, वो खरीद सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है? तो हर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास एक बबल टेरिटरी में जा चुका है। एंड इस बबल टेरिटरी को या तो पूरा ब्रस्ट कर देना होगा या इस बबल को लाइफ लॉन्ग चलते रहने देना पड़ेगा। जो सारे बड़े इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि इसको एक बार ग्रेट रीसेट ये लोग देंगे। अब ये ग्रेट रीसेट कब होगा किसी को नहीं पता। यूएस के जो बॉन्ड्स का रिडेम्पशन का टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो वो 26 और 27 के आसपास पड़ रहा है। यानी कि 3 महीने अभी बचे हैं, अक्टूबर 25 खत्म हो जाएगा। तो 26 एंड 27 दीज आर द 2 ईयर्स जब यूएस के बॉन्ड्स का मेच्योरिटी पीरियड चालू होने लगेगा। तो जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, अब देखिए सही बात बताऊं मैं आपको, तो अब इकोनॉमिस्ट की भी वैल्यूज कुछ रही नहीं है। गलत वे में मत लीजिएगा, बट मैं सच बताता हूँ, मार्केट और दुनिया पूरी चेंज हो चुकी है। पहले के फिलॉसफीज आज काम नहीं करते हैं और ये फैक्ट है। तो चूंकि पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, अब हम करें तो करें क्या? तो मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट ये मान के रख रहे हैं कि 26 27 ये 2 साल के अंदर मार्केट एक बड़े रीसेट में जा सकता है। मार्केट में मींस ऑल द एसेट क्लासेस में गो इनटू ए बिग रीसेट एक्सेप्ट फॉर गोल्ड। मेरा पर्सनली मानना यह है कि अब गोल्ड भी एक बार के लिए रुक जाएगा, एटलीस्ट इन यूएस डॉलर टर्म्स। आईएनआर टर्म्स पे ये और शूट करते रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर ये शायद यहीं पे या फिर और 5-10% ऊपर नीचे में ये अब रुकेगा। मेरा रीडिंग ये कहता है, आई मे बी रॉन्ग एंड इट्स ग्लैड कि आई विल बी रॉन्ग, बिकॉज मेरा भी गोल्ड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और मैं बेच नहीं रहा हूँ। बट अगर ग्लोबली पूरी इकोनॉमी अगर ग्रेट रीसेट के लिए जा रही है 26 27 में, ऐसे कंट्री लाइक इंडिया, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि उस समय हम अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाल के रखें, क्योंकि लोगों के मेजोरिटी पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। और पोर्टफोलियो जब 50% डाउन होता है ना, वो देखना इतना इजी नहीं होता है। हाँ, उस समय कोई 2 साल 2.5 साल होल्ड कर लिया तो वो पैसा और बना लेगा इन फ्यूचर, नो डाउट। बट उस समय वो होल्ड कर पाएगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि 2026 27 में ग्रेटर रीसेट होता है या दुनिया इस बबल को फॉर लाइफ चलने देगी। और अगर पूरी लाइफ चलने देने वाली है इस बबल को पूरी दुनिया, अच्छा तो नहीं। इट इज़ बेटर कि इस बबल को एक बार कभी फोड़ दिया जाए एंड उसके बाद किया जाए। अब इस बबल को फोड़ देने का मतलब लोग सोचते हैं कि कल ही निफ्टी 5,000 आ जाएगा। वर्ल्ड डजेंट वर्क इन दिस वे। एक साल मार्केट एक जगह पे स्टेबल रह गया, आपको पता है लोगों के अकाउंट्स खुलने बंद हो चुके हैं।
ब्रोकर्स को ये उनको उनका जो न्यू अकाउंट ओपनिंग वगैरह होता था, मंथ में 4-4 5-5 हज़ार होता था, वो 400-500 भी अब नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हो गया है। अगर आपको एक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा ब्रोकर चाहिए तो ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। लेकिन अगेन, अच्छा एक चीज़ और, अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर तो उस समय क्या हम 26-27 के पहले अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह रिडीम कर लें? देखिए ये सब सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपको पैसा 20 साल बाद चाहिए तो उस समय रिडीम थोड़ी करेंगे, उस समय तो और एसआईपी में ऐड करेंगे पैसा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस तो होंगे ना मार्केट में। हाँ, अगर आपको उस समय पैसे की जरूरत है तो आज निकाल लो, मार्केट आज अच्छे लेवल पे। बट नहीं है पैसे की जरूरत ना, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब फेज ऑफ द मार्केट है, फेजेस ऑफ द साइकिल है। अगर आप ये मानते हो कि आप मेहनत करते रहोगे, और आप जैसे हजारों लोग हैं इंडिया में जो मेहनत करते रहेंगे, हम जैसे और आप जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो टैक्स वगैरह देते रहेंगे, जिससे नेताओं का पेट और घर बार उनका चलता रहे, तो ये देश थोड़ा 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 करके ठीक ठाक आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारा भी मार्केट थोड़ा 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 करके रिटर्न देता रहेगा। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।